हाँ बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। बेटा, आप लोगों ने 11th क्लास में डिमांड की स्टडी की थी। वहाँ हम लोगों ने डिमांड का मतलब किससे माना था? फिजिकल क्वांटिटीज कि हमें 5 समोसे चाहिए इस प्राइस पर, या 10 समोसे चाहिए, या 2 कोल्ड ड्रिंक चाहिए। उनकी डिफरेंट प्राइसेस थी और उस पर क्या क्या हम फिजिकल क्वांटिटीज में कितनी क्वांटिटीज की डिमांड कर रहे थे, उसकी स्टडी हम लोगों ने की थी। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड की। और एग्रीगेट डिमांड से की स्टडी जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं तो वहाँ हम इसे रिलेट करते हैं विद एक्सपेंडिचर। यहाँ हम जितनी भी गुड्स और सर्विसेज हैं उनकी कितनी फिजिकल क्वांटिटीज परचेज की गई, इसका अकाउंटिंग कर पाना मुश्किल होता है, इसलिए हम इसको एक्सपेंडिचर से रिलेट करते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड को कैसे हम डिफाइन करते हैं? हम बोलते हैं कि एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर that the people are planned to incur on purchase of goods and services during one accounting year। एक लेखा वर्ष में जो विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में खर्च करने को तैयार हैं इकोनॉमी के लोग, उस टोटल एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड को बच्चों 2 रूपों में रिप्रेजेंट किया जाता है। एक होता है एडी इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस लेवल। एडी किस पर डिपेंड करेगी? जनरल प्राइस लेवल ऑफ इकोनॉमी पर। और यहाँ एडी और जनरल प्राइस लेवल के बीच में नेगेटिव रिलेशन देखने को मिलता है, यानी कि अगर प्राइस लेवल ऊंचा है तो जो एग्रीगेट डिमांड है वो नीची होगी। और जो इसका दूसरा प्रेजेंटेशन होता है एग्रीगेट डिमांड का, वो होता है इनकम के साथ में हम इसको देखते हैं। यानी हम बात करते हैं एडी इज अ फंक्शन ऑफ वाई। एग्रीगेट हियर एडी क्या है? एग्रीगेट डिमांड है। और वाई क्या होता है? इनकम। और एफ क्या है? फंक्शन। एग्रीगेट डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, यानी कि एग्रीगेट डिमांड और इनकम एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। और इनके बीच का रिलेशन कैसा है? पॉजिटिव रिलेशन। दैट मीन्स अगर इनकम बढ़ेगी तो एडी भी बढ़ेगी, और अगर इनकम घटेगी तो एडी भी हमारी घटेगी। तो ये 2 रूपों में हम एग्रीगेट डिमांड का प्रेजेंटेशन करते हैं। एक एग्रीगेट डिमांड इन रिस्पेक्ट टू प्राइस लेवल, और दूसरे की बात हम करते हैं विद इनकम। आपके सिलेबस में प्राइस लेवल वाला नहीं है। आपके सिलेबस में कौन सा है? एडी इज अ फंक्शन ऑफ वाई, यानी कि लेवल ऑफ इनकम और एग्रीगेट डिमांड के बीच जो पॉजिटिव रिलेशन है इसकी ही स्टडी आपको करनी है। तो हम लोग बात करते हैं बिहेवियर ऑफ एडी। एग्रीगेट डिमांड का बिहेवियर कैसे होगा, और हम एक एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल तैयार करते हैं। तो बिहेवियर और शेड्यूल की बात करते हैं। बेटा, आप देखेंगे आपके सामने एक शेड्यूल आपको दिख रही है। इसको आप ध्यान से देखें। यहाँ पर एक तरफ हमने दिखाया है लेवल ऑफ इनकम और दूसरी तरफ दिखाया गया एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? प्लान्ड एक्सपेंडिचर दैट पीपल आर विलिंग टू इनकर ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब देखें, लेवल ऑफ इनकम 0 है पहले, यानी कि हमारी कोई इनकम नहीं हो रही है। फिर ये लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा 0, देन 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120। ये 20-20 के रेशियो में हमने बढ़ाया है। अब लेवल ऑफ इनकम का एग्रीगेट डिमांड के साथ क्या रिलेशन है ये देखना है। देखिए, जब 0 लेवल ऑफ इनकम है उस समय हम डिमांड कितनी कर रहे हैं? 30 रुपीज़ की। 30 रुपीज़ का हम एक्सपेंडिचर कर रहे थे। इनकम हमारी थोड़ा सा बड़ी 20 हुआ, हमने अपनी एग्रीगेट डिमांड यानी एक्सपेंडिचर और बढ़ाया, 35 किया। तो उसके बाद 40 पर 40। जब हमारी इनकम 40 थी उस समय हमने डिमांड भी 40 की। उसके बाद फिर हमारी इनकम बढ़ेगी, 40 से 60 होती है। देन एग्रीगेट डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेज फ्रॉम 40 to 45। तो इसी तरीके से देखिए, जैसे जैसे हमारी
इनकम जो है, जो वाई है वो बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है वो भी बढ़ रहा है। यानी कि दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिल रहा है। अगर इसी शेड्यूल को हम उल्टा पढ़ें, यानी नीचे से पढ़ना शुरू करें, तब देखते हैं क्या हो रहा है कि जैसे जैसे इनकम हमारी 120 से क्या हुई 100, 100 से और कम होकर 80 हुई, 80 से और कम होकर 60 हुई। तो जैसे जैसे हमारी इनकम घटी है वैसे वैसे हमारा एग्रीगेट डिमांड भी आप देखें तो 60, देन 55, देन 50, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड ये हमें देखने को मिल रहा है। अब आप इस शेड्यूल को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें और यहाँ समझ में आएंगी। देखिए, जब लेवल ऑफ इनकम हमारा जीरो है, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी हम कुछ ना कुछ एग्रीगेट डिमांड यानी कुछ ना कुछ हम कंजम्पशन, कुछ ना कुछ हम खर्च कर रहे हैं। कमा कुछ नहीं रहे बट इवन देन हम कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। ये वो कंजम्पशन होता है, ये वो एक्सपेंडिचर है जो कि हम कंजम्पशन करने पर करते हैं। हमारे सर्वाइवल के लिए भले हम कुछ कमाएं ना, लेकिन हमें कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आप लोग अभी स्टूडेंट हो, आप लोग कुछ कमाते नहीं हो, या जो ओल्ड एज के लोग हैं वो लोग भले ही कुछ अर्न ना करें लेकिन कंजम्पशन तो सर्वाइवल के लिए करना ही पड़ता है। इसलिए जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कुछ ना कुछ हमें खाने के लिए कुछ ना कुछ हम खर्च करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी हमें कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ रहा होता है। जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस शेड्यूल की वो ये है कि पहला तो हो गया कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी हमें कुछ ना कुछ कंज्यूम करना है। दूसरा हो गया कि इनकम और एग्रीगेट डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होगा। और एक चीज़ और आप अगर ध्यान दें तो आप देखिए शुरू में क्या है कि जीरो इनकम देखें आप, जीरो है, 20 है, 40 है। उस समय कंजम्पशन हमारा इनकम की तुलना में ज़्यादा है। जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है वो क्या है, ग्रेटर देन इनकम है। यानी कि शुरू में हमारी जो एडी है, एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड एडी इज ग्रेटर देन वाई, इनकम से ज़्यादा है। कहाँ तक, जीरो और 20 दो लेवल पर। उसके बाद क्या आता है, 40 आता है। लेवल ऑफ इनकम 40 हो रहा, 40 पर एग्रीगेट डिमांड भी 40 हो रही है, यानी कि y इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। हमने जितना कमाया, जब जितनी हमारी इनकम थी उतना ही हमने एक्सपेंडिचर कर लिया। फिर जब हम उससे और आगे बढ़ते हैं तब देखते हैं क्या है कि इनकम हमारी ज़्यादा हो रही है। 40 के बाद 60, 80 और 100 एंड 120 हुआ। और इस समय हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ तो रही है क्योंकि दोनों के बीच पॉजिटिव रिलेशन है, बट एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या है हमारी, एडी इज लेस देन वाई। तो यहाँ पर ये 2-3 चीज़ें थीं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। उसके बाद बच्चों हम लोग एक ड्रॉ करेंगे, इसी शेड्यूल के आधार पर हम लोग एग्रीगेट डिमांड का कर्व ड्रॉ करेंगे। तो एग्रीगेट डिमांड का कर्व ड्रॉ करने के लिए हम एक एक्स एक्सिस बनाएंगे, एक वाई एक्सिस लेंगे और दोनों एक्सिस की हेल्प से हम लोग एग्रीगेट डिमांड का चित्र बनाएंगे। आप देखें बच्चे, आप अपनी कॉपी पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाइए, एक्स एक्सिस बनाइए, पॉइंट ऑफ ओरिजिन बनाइए, इधर एक्स हो गया और इधर वाई हो गया। एक्स एक्सिस पर हम क्या दिखाएंगे, लेवल ऑफ इनकम, और वाई एक्सिस पर हम क्या दिखाएंगे, एग्रीगेट डिमांड। ओके बच्चों, तो एग्रीगेट डिमांड के डिफरेंट लेवल्स को हमने वाई एक्सिस पर दिखा दिया है और एक्स एक्सिस पर हम दिखा लेंगे अपने लेवल ऑफ इनकम। अब आप ध्यान से देखें कि हमारा जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर एग्रीगेट डिमांड कितना है, कुछ है 30 है। हम एक फ्री हैंड एक डायग्राम बनाएंगे। हमारा जो एग्रीगेट डिमांड का कर्व होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम वाई एक्सिस एंड इट इज अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड, एग्रीगेट डिमांड कर्व। क्यों, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन से शुरू नहीं हुआ है। देखिए, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से
तब शुरू होता जब हमारी एग्रीगेट डिमांड भी जीरो होती, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर। लेकिन भले ही इनकम हमारी जीरो है, लेकिन हम कुछ ना कुछ एडी के रूप में कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए एग्रीगेट डिमांड कर्व हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन से न शुरू होकर इट विल स्टार्ट फ्रॉम वाई एक्सिस और उसके बाद ये अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन के रूप में होता है, जो ये शो करता है कि एडी इज अ फंक्शन ऑफ वाई, इनकम पर डिपेंड कर रहा है और इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। बेटा आपको डायग्राम दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप देख लें, चित्र को आप ध्यान से देखें तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से एक लाइन शुरू होकर ऊपर की ओर गई है, जिसके साथ में लिखा हुआ है y इक्वल टू ए डी इक्वल टू ए ई। वाई क्या होता है? टोटल नेशनल इनकम है, ए डी एग्रीगेट डिमांड है और ए ई क्या होता है? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ही क्या कहलाता है? एग्रीगेट डिमांड। इस लाइन को, ये जो 45 डिग्री की लाइन बनी हुई है, इस 45 डिग्री की जो लाइन पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ऊपर गई है, इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या शो करता है कि एक्स एक्सिस पर जो इनकम है और वाई एक्सिस पर जो एग्रीगेट डिमांड है, इन दोनों के बीच इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सिर्फ लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, या इसको हम इनकम, नेशनल इनकम की लाइन भी कह सकते हैं। आप देख रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से न शुरू होकर वाई एक्सिस से शुरू हुआ है और अपवर्ड स्लोपिंग लाइन के रूप में देखने को मिल रहा है। पॉइंट ई को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो पॉइंट ई है ये क्या शो कर रहा है? ये बता रहा है कि पॉइंट ई एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर इनकम जो वाई है, वाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गई हैं, जैसा कि आपने शेड्यूल में देखा था। इस पॉइंट ई से पहले की स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो पॉइंट ए से पहले क्या हो रहा है कि इनकम जो है, इनकम की लाइन नीचे है और एग्रीगेट डिमांड की लाइन ऊपर है। पॉइंट ई से पहले की बात बच्चों हम करते हैं तो यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इनकम इज लेस देन एग्रीगेट डिमांड। इनकम जो है वो एग्रीगेट डिमांड से कम है पॉइंट ई के पहले। लेकिन पॉइंट ई के बाद में क्या हो रहा है, हम जरा देखते हैं। पॉइंट ई के बाद में क्या हुआ है कि जो इनकम है, इनकम इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। तो ये तीनों स्थितियाँ आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। एट पॉइंट ए इनकम इज इक्वल टू ए डी, पॉइंट ई से पहले क्या है हमारा, इनकम इज लेस देन ए डी, और पॉइंट ई के बाद क्या हो रहा है, इनकम इज ग्रेटर देन ए डी। तो ये था बच्चों एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल और एग्रीगेट डिमांड का आपने चित्र देखा। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ये जो एग्रीगेट डिमांड होती है इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इसके कौन कौन से घटक होंगे। तो बच्चों एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स, देखो बच्चों दो तरीके की इकोनॉमी होती है। एक होती है हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी और दूसरी होती है हमारी ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी, आप देख सकते हैं यहाँ दो तरीके की इकोनॉमीज के नाम लिखे हुए हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। तो ये क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है, ओपन इकोनॉमी क्या है, पहले हम इसकी बात कर लें। बच्चों क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, ठीक, देश की सीमाओं के अंदर ही सारा ट्रेड किया जा रहा है। और जो हमारा ओपन इकोनॉमी होता है, ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है ऐसी इकोनॉमी जहां हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ अपना रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को हम शामिल कर रहे होते हैं। तो दोनों तरीके की इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड के क्या कंपोनेंट्स हैं हम उसकी बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन क्लोज्ड इकोनॉमी। तो जो क्लोज्ड इकोनॉमी है उसमें फॉर्मूला लगता है एडी। एडी के कंपोनेंट्स क्या हैं, एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी। सी क्या होता है बच्चों, कंजम्पशन, लेवल ऑफ कंजम्पशन। आई क्या है, इन्वेस्टमेंट है, और जी क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। बेटा आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी,
जिसमें आपने पढ़ा था 4 सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी होती है, इसमें अगर गवर्नमेंट के रोल को शामिल कर लेंगे तो एडी के घटक हो जाएंगे सी प्लस आई प्लस जी, और अगर हम गवर्नमेंट के रोल को हटा देते हैं तो एडी का मतलब होगा सिर्फ और सिर्फ सी प्लस आई। ओके, तो एडी के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो 2 ही हैं, पहला होता है कंजम्पशन और दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट। ठीक, अगर आप जी को हटा देते हैं या जी को नहीं रखते हैं तो भी 2 ही कंपोनेंट इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं, सी और आई। एक्चुअली ये मान लिया जाता है कि जो जी है, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट कहाँ एक्सपेंडिचर करेगी, या तो परचेज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज पर सी के रूप में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगी, या गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी यानी कि आई के रूप में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी। तो कहीं ना कहीं सी और आई में जी ऑलरेडी इंक्लूड हो जाता है, इसलिए एडी के कंपोनेंट्स के रूप में एक क्लोज्ड इकोनॉमी में हम बात कर लेते हैं कि एडी इक्वल्स टू, एडी के कंपोनेंट्स क्या हैं, सी, आई और जी। जब हम एक ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं तो ओपन इकोनॉमी में जो कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड हैं उसमें एक और कंपोनेंट ऐड हो जाएगा जिसका नाम होता है ई, यानी यहाँ पर हम ए डी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए डी इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस ई। सी कंजम्पशन है, आई इन्वेस्टमेंट है, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, और ई क्या होता है बच्चे, नेट एक्सपोर्ट। और नेट एक्सपोर्ट आप नेशनल इनकम अकाउंटिंग एक्सपेंडिचर मेथड में पढ़ चुके हैं कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ओके बच्चों, थैंक यू।